नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडुटेक शिवा पर। और अपनी पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास। ये जो चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास, ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलेगा और ये चैप्टर आपको यहाँ पे पॉलिटी में भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो इस लिहाज से ये चैप्टर जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस संदर्भ में हम समझते हैं कि कौन सी बेसिक बातें हैं जो यहाँ पे हमको समझनी है, कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं और किस एक्ट में कौन सी प्रमुख बातें निहित हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है भारत का संवैधानिक विकास, यानी कि जो हमारा संविधान बनने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से शुरू हुई, क्या क्या प्रोसेस हुई और उसके संबंध में जो भी बेसिक बातें हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। तो इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं, पहले बैकग्राउंड को समझते हैं, तब इस पर बातचीत करते हैं। सन 1600 ईस्वी में जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति दी कि वे पूर्व के देशों के साथ या भारत के साथ व्यापार करें। तो प्रारंभ में ये जो समय सीमा दी गई थी ये 15 वर्षों की थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया जाए और वहाँ पर पूर्व के देशों के साथ में 15 सालों तक वो व्यापार करे। तो हुआ क्या कि कंपनी जो है शुरुआत में कंपनी के जितने भी अधिकारी थे वो यहाँ पे व्यापारी बन के आए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, आप देखेंगे प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद जो भारत का प्रशासन है उसको कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। यानी कि जो कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी वो धीरे धीरे भारत की सत्ता की मालिक बन बैठी और भारत का प्रशासन अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही चलाने लगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होती है, क्या बातें निकल के आती हैं। दरअसल जब कंपनी यहाँ पे आई, तो कंपनी जब यहाँ पे आई तो उसका एक मेन उद्देश्य था कि हमको कमाना है मुनाफा। ठीक है, प्रॉफिट की चाह में वो कंपनी यहाँ पे आई और धीरे धीरे हुआ क्या कि कंपनी जो है भारत के लोगों का शोषण करने लगी और यहाँ से जितना भी पैसा मिलता वो जो है उसको ब्रिटेन ले जाते। तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि भारत से लूटा गया जो धन था जब वो ब्रिटेन पहुंचने लगा तो ब्रिटेन में जो है एक अराजकता की स्थिति फैलने लगी। तो अब ब्रिटिश जो मंत्रिमंडल था, ब्रिटिश संसद को ये महसूस होने लगा कि कंपनी जो व्यापार करने गई है इंडिया में, ये इस तरह की कृत्य ना करें ताकि हमारी जो भारत के साथ एक व्यापारिक संबंध को मजबूत करने के लिए पहल जो की गई है, जो हमने कंपनी बनाई है, ऐसा ना हो कि कंपनी का जो बुनियादी ढांचा है भारत में जो है कमज़ोर हो जाए। तो कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटिश संसद ने कुछ एक्ट निकाले, कुछ अधिनियम जो है पारित किए, जिनके माध्यम से कंपनी पर जो है नियंत्रण रखा जाने लगा, कंपनी के कामकाजों पर नियंत्रण रखा जाने लगा। और इस दिशा में पहला एक्ट जो ब्रिटिश संसद ने पारित किया वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग यानी कि रेगुलेशन, इसका एक ही उद्देश्य था कि कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया जाए, यानी कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा कंपनी के कामकाजों पर नियंत्रण रखा जाए, उस पर कंट्रोल रखा जाए। क्योंकि यहाँ से जितना भी प्रॉफिट या जितना भी धन लूट कर ब्रिटेन जा रहा था उससे ब्रिटेन में काफ़ी अराजकता फैल रही थी। तो ब्रिटिश संसद का ये कहना था कि कंपनी जो है इस तरह से काम करे ताकि ब्रिटेन के विकास में हेल्प मिल सके, ना कि वहाँ पे अराजकता की स्थिति फैले। इस दिशा में जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, इसके माध्यम से कंपनी को संसदीय नियंत्रण उस पर स्थापित करने का प्रयास किया गया और इसमें ब्रिटेन में दो संस्थाएं गठित की गई, जिनमें से एक संस्था थी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, जो एक निवेशक समूह होता था, यानी कि जो कंपनी को चलाएंगे, ऑपरेट करेंगे। और इन्हीं कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के सदस्य जो है चुनाव करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो संस्था होती थी, इसमें 24 सदस्य होते थे। इन 24 सदस्यों में से एक अध्यक्ष होता था और एक जो है उपाध्यक्ष होता था। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो अध्यक्ष होता था, इसको कंपनी का सबसे बड़ा कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO माना जाता था। तो ब्रिटेन में दो संस्थाएं गठित की गई, एक कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और दूसरी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के माध्यम से ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव किया जाता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 सदस्य होते थे, जिनमें से एक अध्यक्ष होता था और एक उपाध्यक्ष होता था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो अध्यक्ष होता था उसी को कंपनी का सबसे बड़ा कार्यकारी अधिकारी माना जाता था। ठीक है, और इसके अतिरिक्त
इसमें कुछ और बातें भी निकल के सामने आई इस एक्ट के माध्यम से, जैसे कि उस समय इंडिया में 3 प्रेसिडेंसी क्षेत्र थे, एक बम्बई, मद्रास और बंगाल। ये 3 प्रेसिडेंसी जो थी इनके अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। तो जो बंगाल का गवर्नर था, इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और उस समय बंगाल के बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बने। अब जो गवर्नर जनरल बने, इनकी हेल्प करने के लिए, इनको सहायता देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया। उस परिषद में 4 सदस्य होते थे। अब उस परिषद में वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने, इनको भी अगर आप मिला लेंगे तो टोटल सदस्यों की संख्या हो गई 5। तो कभी भी कोई डिसीजन अगर लेना होता था तो ये जो काउंसिल बनाई गई थी, परिषद, गवर्नर जनरल को हेल्प करने के लिए, कभी भी डिसीजन देना होता था तो इसमें क्या होता था कि जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स को भी अगर आप मिला लें तो टोटल 5 सदस्य। तो अगर कोई फैसला लेना होता था तो अगर किसी फैसले के पक्ष में 5 में से 3 वोट पड़े और फैसले के किसी चीज़ के विपक्ष में 2 वोट पड़े, तो जिधर की ओर बहुमत होता था वही फैसला मान लिया जाता था। यानी कि यहाँ से ये बहुमत वाली प्रक्रिया शुरू हुई, जो आज भी हमें देखने को मिलती है। संसद में कोई भी बिल बहुमत द्वारा प्राप्त होता है, कोई भी सरकार हमारे यहाँ बनती बहुमत द्वारा बनती है। तो ये जो बहुमत का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से शुरू हुआ, जो आज भी देखने को मिलता है। यानी कि 5 सदस्यों में से 3 सदस्य अगर किसी एक चीज़ के फेवर में होते थे तो वही फैसला माना जाता था। ठीक, इसके अतिरिक्त 1773 के एक्ट के माध्यम से इसके 1 साल बाद, यानी एक्ट के लागू होने के 1 साल बाद 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई और इस सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस, उनका नाम था सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे इस सर्वोच्च न्यायालय के। इनके अतिरिक्त 3 अन्य जस्टिस भी, 3 अन्य जज भी इस न्यायालय में थे। ठीक है, तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से हुई थी, तो आप बताएंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। इसके अतिरिक्त जो है, यहाँ पर जो खास बातें आपको ध्यान रखनी है वो यही कि कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का पहला प्रयास 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से किया गया। इसके तहत 2 संस्थाएं बनाई गई, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और इसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही मद्रास के गवर्नर जनरल और जो है आपके बम्बई के गवर्नर जनरल कार्य करने लगे। ठीक है, और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। तो ये इतनी बातें यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से निकल के सामने आती। इसके बाद 1784 में एक नया एक्ट पारित होता है जिसको पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके माध्यम से क्या किया गया कि अभी तक कंपनी पर नियंत्रण रखने का जो काम यहाँ पर हो रहा था, उस नियंत्रण को थोड़ा सा और टाइट किया गया। यानी कि कंपनी पर संसदीय नियंत्रण और बढ़ गया। कैसे बढ़ा? तो यहाँ पर एक और संस्था की स्थापना की गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नया संगठन बनाया गया, एक संस्था बनाई गई। इसमें 6 सदस्य होते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्यों में से एक सदस्य जो होता था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का होता था। यानी कि ब्रिटिश संसद से एक सदस्य की डायरेक्ट एंट्री अब कंपनी में हो गई थी कि वो कंपनी के काम को कंट्रोल करेगा और कंपनी के कामकाज पे नज़र रखेगा। तो अब धीरे धीरे जो है कंपनी पर कंट्रोल जो है बढ़ता चला गया ब्रिटिश संसद का, और गवर्नर जनरल के अधिकारों में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ठीक है, तो ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। इसके बाद जो है 1786 का अधिनियम है। 1786 का जो अधिनियम आया, ये उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, उनके संबंध में लाया गया। और यहाँ पर एक प्रावधान किया गया कि जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ये गवर्नर जनरल पद की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ अब इस एक्ट के माध्यम से उनको ब्रिटिश सेना का मुख्य सेनापति भी बना दिया गया। यानी कि जो आर्मी होती थी, जो ब्रिटिश सेना होती थी, उसके जो चीफ होंगे, उसके जो मुख्य सेनापति होंगे, वो कौन होंगे? वो होंगे गवर्नर जनरल। ये बात कहाँ से निकल के सामने आई? 1786 के अधिनियम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट।
अब आपको पता है, मैंने बताया कि कंपनी का जब गठन हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तब उनको 15 साल की परमिशन दी गई थी कि आप पूरब के देशों के साथ व्यापार कीजिए, भारत के साथ व्यापार कीजिए। लेकिन 1793 के चार्टर के द्वारा अब कंपनी का जो शासन है वो जो है 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। भारत में कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार जो है उनका 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इसके साथ साथ जो गवर्नर जनरल होते थे उनको बम्बई और मद्रास के पर्यवेक्षण का भी अधिकार दे दिया गया। ठीक है, यानी कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे वो बम्बई के क्षेत्र का और मद्रास के क्षेत्र का भी सुपरविजन कर सकेंगे, पर्यवेक्षण कर सकेंगे, सर्वे कर सकेंगे। ठीक, ये अधिकार उनको दिया गया 93 के एक्ट के माध्यम से। अब आगे के जितने भी चार्टर एक्ट होंगे ये 20-20 सालों के अंतराल पे ही लागू हुए। जैसे 93 है, उसके बाद 1813, फिर 20 साल बाद 1833, फिर 20 साल बाद 1853, और सब में यही हुआ कि कंपनी का जो शासन है भारत में 20-20 सालों के लिए बढ़ाया जाता रहा। 93 के बाद 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया कि कंपनी का जो शासन है भारत में पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। एक बार फिर से 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। और लेकिन इसमें एक बात निकल के सामने आई कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था भारत में वो समाप्त कर दिया गया। जैसे कि भारत में जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, तो सूती वस्त्र का व्यापार करने के लिए केवल अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था। अन्य कोई भी व्यक्ति जो है सूती वस्त्र का व्यापार भारत के साथ नहीं कर सकता था। तो ये एक तरीके का एकाधिकार था कंपनी के पास। लेकिन यहाँ पर कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है वो समाप्त किया गया और इसमें यह भी कह दिया गया कि कंपनी के अतिरिक्त ब्रिटेन का अगर कोई अन्य व्यक्ति भी चाहे तो वो भारत के साथ व्यापार कर सकता है। तो ब्रिटेन के अन्य लोगों के लिए भी भारत के साथ व्यापार करने का रास्ता खुल गया। कंपनी का जो एकाधिकार था कि कंपनी के अंदर जितने व्यापारी हैं सिर्फ वही व्यापार कर सकेंगे, इस बात को यहाँ पर निरस्त कर दिया गया। लेकिन उन्हें एक रियायत दी गई कंपनी को कि वे चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, इनमें उनका एकाधिकार बना रहेगा। मतलब कि चाय का व्यापार सिर्फ कंपनी ही करेगी और चीन के साथ व्यापार भी सिर्फ कंपनी ही करेगी। लेकिन शेष सारे व्यापार में जो है कंपनी के जो एकाधिकार था उनको समाप्त कर दिया गया। ठीक, और इसके 1813 के माध्यम से एक और बात यहाँ पे लाई गई कि कंपनी द्वारा कहा गया कि हम भारत में प्रतिवर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपए का व्यय करेंगे। कंपनी का जो मेन उद्देश्य था वो था कि भारत में हम लोगों की सहानुभूति प्राप्त करें ताकि यहाँ पर हमारा सर्वाइवल आसान हो जाए, हम अपनी जड़ें भारत में जमा सकें और ज़्यादा दिनों तक शासन कर सकें। तो भारतीयों का भरोसा जीतने के लिए उन्होंने कहा कि हम भारत में एजुकेशन पर खर्च करेंगे, प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का व्यय करेंगे। लेकिन उनका जो वास्तविक उद्देश्य था वो भारत पर शासन करना था, लोगों की सहानुभूति को जीतना था, ना कि व्यवस्था को सुधारना था। ठीक है, और एक और बात यहाँ पे आई कि ईसाई मिशनरियाँ जो होती थीं, जो ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करती थी, तो उनको पूरी छूट दी गई कि आप इंडिया आइए और अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कीजिए, और जो भी लोग स्वेच्छा से चाहें तो उनको ईसाई धर्म में परिवर्तित कर लिया जाता था, या कहीं कहीं पर मिशनरियाँ जोर जबरदस्ती का भी दबाव बनाकर लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर देती थी। ठीक है, तो ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की छूट जो है 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से दी गई। तो ये इतने पॉइंट जो है यहाँ से निकल के सामने आते हैं, जिनमें से ये प्रश्न अक्सर पूछता है कि जो कंपनी का एकाधिकार था, व्यापारिक एकाधिकार, वो किस एक्ट के माध्यम से ख़त्म किया गया। तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ख़त्म किया गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा चार्टर एक्ट है फिर 20 साल के बाद 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ कि कंपनी का शासन एक बार फिर से भारत में 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। अब की बात हुआ क्या कि जो कंपनी को छूट दी गई थी कि चीन के साथ और चाय का व्यापार आप ही करेंगे, एकाधिकार अभी कंपनी का इसमें बना हुआ था, वो एकाधिकार भी यहाँ पर कंपनी से छीन लिया गया। यानी चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। किस एक्ट में? 1833 के एक्ट में ये एकाधिकार भी इनका समाप्त हो गया। और एक और परिवर्तन हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और इस प्रकार बनने वाला भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन थे? वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे।
बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इस बात को याद रखिए। और अभी चूंकि मैंने बताया था, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि गवर्नर जनरल की हेल्प करने के लिए एक परिषद होती थी, तो गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए जो परिषद होती थी, जो काउंसिल होती थी, उसमें एक विधि सदस्य की नियुक्ति यहाँ पे की गई। विधि सदस्य मतलब कि कानून का जानकार आदमी, कि कानूनी मामलों में जो सलाह दे सके, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए जो गवर्नर जनरल हैं वो बाध्यकारी नहीं होते थे। वो सलाह को सुनते जरूर थे, लेकिन ये आवश्यक नहीं था कि वे उसी सलाह को माने। तो एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, और इस विधि सदस्य की नियुक्ति में जो प्रथम विधि सदस्य चुना गया, कभी कभी ये प्रश्न पूछता है कि प्रथम विधि सदस्य कौन बना, तो आपने एक नाम सुना होगा मैकाले का। तो प्रथम विधि सदस्य यहाँ पे कौन बनता है? लॉर्ड मैकाले। इसको याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले बनने वाला प्रथम विधि सदस्य था। और इसमें एक और बात हुई कि 1833 के चार्टर द्वारा लगभग 10 साल बाद, चार्टर आने के 10 साल बाद 1843 में लॉर्ड एलनबरो द्वारा भारत में दास प्रथा का अंत किया गया। एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत में दास प्रथा का अंत किसने किया, तो लॉर्ड एलनबरो ने किया। और ये जो दास प्रथा का अंत हुआ किस एक्ट के माध्यम से हुआ, तो 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से हुआ, याद रखिएगा। इसके बाद आता है 1800, एक बात और, 1833 का जो चार्टर था, इसमें एक और बात थी कि सरकारी नौकरियों में जो सिलेक्शन होता था, जो चयन होता था, वो जाति और वर्ग के आधार पे जो होता था, उस प्रक्रिया को यहाँ पे हटा दिया गया। यानी जाति वर्ग के आधार पे जो भेदभाव किया जाता था सिलेक्शन में, चयन में, उस प्रक्रिया को भी यहाँ पर हटाया गया 1833 एक्ट के माध्यम से। इसके बाद 1853 का चार्टर आता है। इसमें क्या हुआ कि जो महत्वपूर्ण अधिकारी पद होते थे, अब उन पर सिलेक्शन के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन होने लगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित होने लगे कि जो भी इस परीक्षा को बीट करेगा वो अधिकारी बनेगा। ठीक है। और एक और पॉइंट यहाँ पर कि विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा मिला। अभी आपने देखा कि जो विधि सदस्य की नियुक्ति हुई, उसको सलाह देने का तो अधिकार था, लेकिन उसकी सलाह को गवर्नर जनरल मानेंगे, ये जो है बात बाध्यकारी नहीं थी, वो जरूरी नहीं था कि माने ही। लेकिन अब क्या हुआ, 53 के एक्ट के माध्यम से विधि सदस्य को भी महत्वपूर्ण फैसलों के मामले में शामिल किया गया, और उसका भी वोट जो है काउंट होने लगा। कि अगर मान लीजिए परिषद में 5 लोग हैं, तो उसमें से एक विधि सदस्य का वोट भी काउंट होता था, वो फैसले के पक्ष में या विपक्ष में वोट दे सकता था। तो विधि सदस्य को यहाँ पे पूर्ण दर्जा दिया गया 1853 एक्ट के माध्यम से। तो ये जो है आपके इतने चार्टर एक्ट हैं जो बेसिकली 1857 के संग्राम के पहले आए। इसके बाद जो है पार्ट 2 में यही चैप्टर, एक और वीडियो आएगा जो आप देखेंगे, उसमें 1857 की क्रांति के बाद जो अधिनियम आए उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सारे एक्ट और इनसे संबंधित प्रावधान आपको समझ में आए होंगे, और इसके बाद पार्ट 2 का वीडियो भी जल्द ही आपके समझ आ जाएगा। तब तक आप लोग जुड़े रहें चैनल के साथ। पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।